नमस्कार दोस्तों, एमजी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नीरज। हमने मैथ में कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 2020 का पेपर जिसके 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन सोल्व किए थे और आज हम आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सूत्र प्रवृत्ति आधारित विधि से हमको क्या करना है, भाग करना है। सूत्र प्रवृत्ति आधारित विधि से हमें भाग करना है। हमें ये संख्या दे रखी है 14,885, उसमें भाग देना है 123 से। तो हमें यहाँ पे 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, 1 2 और 3। हमने यहाँ पे ये 3 कॉलम बना लिए। 3 कॉलम बनाने के बाद हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें आधार क्या माना जाए। तो इसमें आधार कितना माना जाएगा, 100 माना जाएगा, ठीक है। और विचलन हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में भी बताया था कि संख्या में से आधार को घटा दिया जाता है। तो हमारे पास संख्या कितनी है 123, उसमें से आधार घटा दिया तो बचा कितना, 123 में से 100 गया तो 23। तो हमारे पास ये क्या गया, विचलन। हमें भाग किसका देना है, 123 का, ठीक है। 123 में हमारे पास यहाँ पे 3 डिजिट है, तो हमें क्वेश्चनों को भी जिसमें भाग दे रहे हैं उनको भी 3-3 डिजिट से ही सोल्व करना है, ठीक है। तो ये 3 डिजिट हो गई, तो 1 4 8 डिजिट हो गई, ठीक है। अब यहां पे कितने डिजिट है, 2 ही डिजिट है, 3 तो है ही नहीं है। तो हमें कितना डिजिट लेना पड़ेगा, 2 ही डिजिट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास विचलन कितना है, 23। तो फर्स्ट वाले कॉलम में हम 23 यहां पे लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ा लेते हैं। अब हमारे पास ये देखना है कि जो सेकंड वाला कॉलम है उसमें फर्स्ट अंक जो होता है उसको ज्यों की त्यों उतार दिया जाता है। अब 1 आया, अब 1 को हम किससे गुणा करेंगे, विचलन वाली संख्याओं के अंक से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2, जो कि कहां पे आएगा, इसके नीचे। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास कितना आया, 3 आ गया। इन दोनों को हम क्या है, घटाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको घटा लेते हैं। तो यहां पे 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2। अब हमारे पास ये 2 आया, उसको वापिस विचलन के अंक से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, 4। तो हमारे पास 4 यहां पे आ गया, इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो कितना आया, 6, जो कि यहां पे तो कोई अंक है नहीं, तो ये थर्ड वाले कॉलम में चला जाएगा। तो यहां पे हमने 6 लिख दिया। 8 में से इसको भी घटाना पड़ेगा। अब देखो इसका तो हमने घटा दिया, अब इसका देख लेते हैं। अब 8 में से हमको ये दोनों घटाने हैं, ठीक है। तो 8 में से सबसे पहले तो 3 घटा लेंगे तो कितने बचे, 5। और फिर 5 में से हमको 4 भी घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आया, 121, ठीक है। अब ये 1 आया, अब इसको भी वापस विचलन के अंक से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 1 को सबसे पहले किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो कितना आया, 2, जो कि इस कॉलम के पार्ट में आएगा, ठीक है। 2 आ गया, इसको भी हम क्या कर देते हैं, घटाएंगे। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो कितना आया, 3, जो कि इसके पास आ गया। इसको भी हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले 8 में से हमको कितना घटाना पड़ेगा, 6। तो कितने बचे, 2। अब 2 में से भी 2 गए तो कितना बचा, 0, ठीक है। अब 5 में से 3 को घटा लेते हैं, 5 में से 3 को घटा लेते हैं तो बचे कितने, 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, क्या आ जाएगा, शेषफल। और जो हमारे पास ये वाली टर्म आई है इसको हम क्या बोलेंगे, भागफल, क्वोशिएंट। क्या बोलेंगे, भागफल। तो हमारे पास जो सूत्र प्रवृत्ति आधारित विधि से क्वेश्चंस को सोल्व किया था, जो उसका आंसर कितना आया, 0 2, ये क्या आया अपने पास, शेषफल। और भागफल कितना आया, 121, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास, क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। कोई परिमेय संख्या दे रखी है अपने पास 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ये चेक करना है भाई हमको, ठीक है। बिना विभाजन प्रक्रिया का उपयोग कर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास कोई परिमेय संख्या दे रखी है, Q बराबर हमने मान लिया 7/80।
अब जो इसका ये तो क्या हो गया अपने पास अंश, और ये क्या है हर। ठीक है, तो हम हर को सोल्व करते हैं। देखो हर को यहां पे सोल्व करते हैं तो अपने पास 2 का भाग लगाते हैं तो कितना है 40। 2 का भाग लगाते हैं तो कितना है 2 एकम 2, 0 का 0, 2 का भाग लगाओ 2 एकम 2, 1 आ गया यहाँ पे 0 का 0। अब इसमें 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा 5 बार। अब 5 का 5, तो हमारे पास कितनी बार आया 2, 4 बार। तो 2 की घात 4 गुना यहाँ पे 5 की घात कितनी आएगी 1, क्योंकि 5 कितनी बार है सिर्फ 1 बार। तो हमारे पास ये फैक्टर जो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के टर्म में है या रूप में है, तो हम इसको क्या बोल देंगे शांत आवर्ती। क्या बोल देंगे शांत आवर्ती। मतलब ये दशमलव प्रसार दिया गया है वो कौन सी संगत का है शांत आवर्ती का है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 7 का तो 7 था और 80 का अपने पास फैक्टर कितना आया 2 की घात 4 इंटू 5 की घात 1, जो कि किस टर्म में है, जो कि 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत आवर्ती का होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां नंबर का क्वेश्चन। 13वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर की एक क्या दी गई है त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्य खंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 90 डिग्री है। वृत्त के लघु त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई याद करनी है। ठीक है, तो हमारे पास त्रिज्या दे रखी कितना r बराबर 14 सेंटीमीटर और थीटा कितना दे रखा है आंतरिक कोण 90 डिग्री दे रखा है, और हमको ज्ञात क्या करना है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई याद करनी है। ठीक है, ये अपन ने क्वेश्चन मार्क कर दिया इस पे। सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल में देखेंगे कि 14 सेंटीमीटर की क्या बनानी है त्रिज्या बनानी है, उसका क्या बनाना है त्रिज्य खंड। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, यहां से हमने 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली और यहां से भी हमने 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली, तो ये क्या बन गया एक त्रिज्य खंड बन गया। और ये क्या है इसकी चाप की लंबाई हो गई। ठीक है, तो हमसे यही फाइंड आउट करवा रहा है कि चाप की लंबाई क्या होगी। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है L बराबर पाई आर थीटा बटा 180। तो हमारे पास पाई का मान दे रखा है या नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, तो 22 बटा 7 रखेंगे। अब आर त्रिज्या कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो आर यहां पे 14 आ गया। और हमको थीटा कितना दे रखा है आंतरिक कोण कितना दे रखा है 90 डिग्री, तो हमने पास यहां पे 90 लिख दिया बटा यहां पे कितना है 180, तो 180 का 180। तो देखो 7 से गया ये कितनी बार 2 बार। ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब 9 का भाग लगा दो 18 में कितनी बार जाएगा 2 बार। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओनली क्या बचा हमारे पास 22, जो कि 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 सेंटीमीटर है अपने पास यहां पे, जो कि क्या होगी चाप की लंबाई। ये क्या हो गई चाप की लंबाई। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ठीक है, एक शंकु है अपने पास, एक शंकु के आधार का व्यास कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है 25 मीटर। ठीक है, आधार का व्यास 14 मीटर दे रखा है और ऊंचाई कितनी दे रखी है तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर, और वो क्या ज्ञात करवा रहा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहां पे क्या बनाएंगे एक शंकु बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास हमने ये एक शंकु बनाया, शंकु बना लिया।
इसके आधार का व्यास कितना दे रखा है, d बराबर मतलब व्यास बराबर कितना दे रखा है 14 मीटर। तो यहां पे हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास का आधा होता है, तो 14/2 कितना आया 7 मीटर। हमारे पास कितना आया 7 मीटर, जो कि क्या हो गई त्रिज्या। r बराबर हमारे पास कितना आया 7 मीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है अपने पास l बराबर कितनी दे रखी है 25 मीटर दे रखा है। हमसे क्या फाइंड आउट करवा रहा है वो, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो त्रिज्या भाई यहां पे आधार के व्यास कितना दे रखा था 14 मीटर, तो त्रिज्या कितनी आई 7 मीटर। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर हो गया। तो यहां पे देखते हैं हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, यहां पे पाई का मान 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 मीटर दे रखी है, ब्रैकेट एल कितना दे रखा था 25 मीटर दे रखा था, प्लस आर कितना दे रखा है 7 दे रखा है। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, हमारे पास यहां पे कितना बचा 22 बचा है, गुना 25 में 7 जोड़े कितना हुआ 32। अब 32 को किससे मल्टीप्लाई करना है 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 4, और 2 को ये 4। अब 3 से कर लेते हैं, 3 6 हो गया ये, और ये 6 हो गया। ठीक है, 4 का तो 4 हो गया, और अपने पास देखो 4 का तो 4 हो गया, और 4 से 10 का 0 हासिल 1 कितना आया 704। तो हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 704 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल था। तो इसलिए अपन ने क्या मीटर स्क्वायर लगाया। अगर अपन से आयतन पूछता तो अपने पास क्या लगाते हैं मीटर क्यूब लगाते हैं। तो हमारे पास कितना आंसर आया 704 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर सीसीटीवी कैमरा इस प्रकार लगाया जाता है कि 10 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जा सकता है। तो खंबे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वर्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और पाई की वैल्यू हमें 3.14 दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले उसने बोला है कि एक सीधे और 8 मीटर ऊंचा एक खंबा है। तो हमारे पास यहां पे एक 8 मीटर ऊंचा क्या एक खंबा है, उसके शीर्ष पर क्या एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है यहां से। तो वो क्या है 10 मीटर की दूरी पर यातायात को देखता है। यातायात को यहां पे अपने पास यहां से देख रहा है, तो 10 मीटर की दूरी पर देख रहा है, तो यहां पे 10 मीटर हो गया। ठीक है, अपने पास ये 10 मीटर हो गया, और खंबा यहां से। ठीक है, तो खंबे के चारों ओर जो परछाई बनेगी उसका वर्ताकार क्षेत्रफल पूछ रहा है वो। ठीक है, तो यहां से इसकी डिस्टेंस पता नहीं है हमें, और यहां से अपने पास ये कितना है ये देखना पड़ेगा कि वो कितना एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, रेडियस पता करनी है इसकी। तो हमारे पास देखो यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। हमारे पास यहां पे इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी दे दिया। ठीक है, हमारे पास यहां पे सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है हमको। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहां पे 90 डिग्री का एंगल था। ठीक है, समकोण के लिए हमारे पास कर्ण कितना दे रखा है 10 मीटर दे रखा है, तो 10 का स्क्वायर हो गया। आधार कितना दे रखा है पता नहीं है हमें, तो BC लिख देते हैं यहां पे BC का स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास कितना दे रखा है 8 मीटर दे रखा है, इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हो गया बराबर BC हमको फाइंड आउट करना है, प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब 64 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 100 माइनस 64 बराबर BC का स्क्वायर। 100 में से 64 गया तो 36 बराबर BC का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ा देंगे रूट चढ़ा देंगे,
तो इधर कितना हो गया √36 बराबर BC। √36 की वैल्यू कितनी होती है 6, तो BC बराबर कितना है अपने पास 6 मीटर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ गया 6 मीटर आ गया। अब हमसे वो पूछ रहा है कि खंबे के चारों ओर, क्या खंबे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित एक वर्ताकार क्षेत्र बनेगा भाई। यहां पे जैसे कोई खंबा है, यहां से ये 10 मीटर की दूरी पर था, तो यहां से क्या है बनेगा एक सर्कल बनेगा, इतना एरिया कवर होगा। तो इसका वो क्षेत्रफल पूछ रहा था। इसका क्षेत्रफल मतलब वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास आर की वैल्यू यहां से यहां तक कितनी आई थी 6 मीटर आई थी, तो पाई की वैल्यू कितनी देर की थी उसने 3.14 इंटू आर वैल्यू कितनी आई अपने पास, यहां पे देख लो 6 और स्क्वायर था तो डबल बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3.14 और 6 को 6 से गुणा किया तो 36। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं, 24 का 4 हासिल कितना लगा 2, 6 2 8 और 18 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 12 हो गया, हासिल 1 हो गई, 3 रे 4 हो गया और 3 9 हो गया। ठीक है, 4 का तो 4, 8 2 10 का 0, हासिल लगे 1, 12 रे 13 का 3, हासिल 1, कितना हो गया 11। और 2 संख्या बाद पॉइंट लगाना है, तो यहां पे हमने 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दिया। तो हमारे पास इस वर्त का क्षेत्रफल कितना है, जो एरिया वो कवर करेगा, वर्ताकार क्षेत्रफल जो कैमरा कवर करेगा वो कितना करेगा 113.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 113.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, पार्ट सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द्विघात बहुपद दे रखी है x² माइनस 2x माइनस 15। इनके क्या ज्ञात करने हैं, शून्यांक ज्ञात करने हैं, और इस बहुपद के शून्यांकों तथा गुणनफलों के मध्य हमको संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, हमारे पास एक द्विघात समीकरण दे रखी है x² माइनस 2x माइनस 15 दे रखा है। ठीक है, इसके हमको क्या है शून्यांक ज्ञात करने हैं, तो मतलब सबसे पहले इसका गुणनखंड करें। गुणनखंड करने के लिए हम ये देखेंगे कि x² का गुणांक कितना है, तो यहां पे कुछ पता नहीं है, तो हमारे पास इसके आगे कितना होता है 1 होता है, तो -15 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना, -15 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आया -15। ठीक है, तो हमें गुणा करने पर मतलब 2 ऐसी संख्याओं की जरूरत पड़ेगी जो गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए -15, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए ये वाला। तो जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, x का जो गुणांक होता है कितना देर का, यहाँ पे -2 है, तो जोड़ने घटाने पर तो -2 आना चाहिए और गुणा करने पर 15 आना चाहिए। तो 2 ऐसी संख्या, मतलब हम गुणा करेंगे नॉर्मली तो 5 गुणा 3 करेंगे हम। ठीक है, 5 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ गया 15, और दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब हम चिन्ह तो हम देखेंगे कि हमको देखो यहां पे गुणा करने पर कितना आना चाहिए -15, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है +15। तो माइनस लाने के लिए यहां पे हम किसी एक संख्या पर माइनस लगाएंगे, तो हम एक संख्या पर माइनस लगा देंगे, लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए -2। तो ये माइनस हमको किस संख्या पर लगाना पड़ेगा, बड़ी वाली संख्या पे। तो देखो -5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना गया -15। ठीक है, और अगर हम इनको जोड़ेंगे ये घटाएंगे तो -5 तो ये है, और ये किसका है प्लस का 3, तो कितना आ रहा है -2। तो हमारे पास 2 संख्याएं कौन सी हुई, एक तो -5 और एक कौन सी हुई +3 हुआ। तो हमारे पास यहां पे सबसे फर्स्ट वाली टर्म कितनी है x² है। अब इसके दो फैक्टर आए थे अपने पास, कितना एक तो 3x आया था और एक कितना आया था -5 आया था। तो हमारे पास यहां पे ये तो प्लस का 3x हो गया, ये कितना है -5x, और लास्ट वाली जो संख्या है हमारे पास -15 जो अचर पद है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, 2 जोड़े बना लेंगे। यहां पे देखो x दिख रहा है, यहां पे भी x है, तो हम क्या कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे। जब x² में से x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा x बचेगा। फिर यहां पे कितना आया प्लस, अब 3x में से क्या कॉमन ले रहे हैं x कॉमन ले रहे हैं, तो मतलब 3x में से
x को हम क्या है भाग करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास 3। अब देखो यहां पे माइनस दिख रहा है, यहां पे भी माइनस, तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, माइनस तो कॉमन आ जाएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 15 है, तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों कौन से पाड़े हमारे 5 के पाड़े में, तो 5। और हमारे पास यहाँ पे x है और यहाँ पे है ही नहीं है x, तो हम x तो कॉमन ले ही नहीं सकते, इसलिए हमने कॉमन क्या लिया, -5 कॉमन लिया। तो देखो माइनस का तो माइनस कॉमन आ गया, तो क्या बचा प्लस, ठीक है। अब 5 में से 5 कॉमन आ गया तो क्या बचा 1। अब 1 हमारे पास क्या बचा x, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बचेगा, x ही तो आएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पे माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया। अब 15 में 5 का भाग देंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब दोनों में से जो हमारे पास सेम कॉलम बना, जो सेम ब्रैकेट है, उनमें से एक ब्रैकेट को उठा लिया और एक जो बाहर का ब्रैकेट है x - 5 ये बना, तो हमारे पास इक्वल टू 0 मान लेंगे। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, शून्यांक निकाल लेंगे, x + 3 बराबर 0 मान लिया और इसको भी किसके बराबर मान लिया, 0 के बराबर, x - 5 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस का 3 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। और यहां पे x ये -5 है, बराबर के उधर जाएगा तो किसको जाएगा, प्लस का 5। तो हमारे पास यहाँ पे 2 शून्यांक हमें प्राप्त हो गए। कौन कौन से, x बराबर एक तो -3 और x बराबर 5 हो गया। अब हमें क्या देखना है, बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य क्या करना है, संबंध की जांच करनी है, ठीक है। हमारे पास अब ये देखते हैं, हमारे पास 2 शून्यांक हैं, x बराबर एक तो -3 और एक आया 5। तो सबसे पहले हम शून्यांकों का योगफल देख लेते हैं। शून्यांकों का योगफल या योग बोल देते हैं। तो देखो -3 + 5, या फिर इसको ऐसे भी 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2। तो हमारे पास शून्यांकों का योगफल कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो अब देखो हम इसको जांच किस तरह से करेंगे, सत्यता की जांच की, हमारे पास प्लस का 2 आना चाहिए, हमें ये जांच करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस होगा और ब्रैकेट में x का गुणांक, ठीक है, बटे x² का गुणांक। अब हमारे पास इसको इनका मान लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, जो समीकरण थी, समीकरण हमारे पास क्या दे रखी थी, x² - 2x - 15 दे रखा था। हमारे पास माइनस का तो यहां पे माइनस होगा, ठीक है, ब्रैकेट का ब्रैकेट होगा अपने पास। अब देखो यहां पे x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है यहां पे -2, तो यहां पे अपने लिख लिया -2 बटा, ठीक है। अब यहां पे अपने पास x² का गुणांक कितना है पता नहीं है, इसके आगे 1 है, ठीक है। तो x² का गुणांक कितना हुआ 1। अब यहां पे देखना है अपन को, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो गया प्लस, और ये का 2 का 2 और नीचे कितने का भाग लगाना, 1 का भाग लगाना है। तो हमारे पास 2 में 1 का भाग लगाएंगे कितना आ गया 2। तो हमारे पास ये सिद्ध होता है कि यहां पे सत्यता की जांच हमने ठीक की है। अब अपने पास शून्यांकों का योग कर लिया, अब क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। अब देखो -3 को, ये शून्यांक है -3 और क्या है 5, दोनों को गुणा करेंगे कितना आया -15। अब हमको क्या है, इस प्रकार सत्यता की जांच करनी है कि -15 हमारे आंसर आए। तो शून्यांकों का गुणनफल किस प्रकार देखेंगे, यहां पे अचर पद, इसका फॉर्मूला होता है अचर पद बटा x² का गुणांक, ठीक है, x² का गुणांक। हमारे पास अचर पद कितना है यहाँ पे -15 है। अचर पद होता है जिसके आगे कोई x का कोई टर्म नहीं हो, पीछे x से कोई भी मल्टीप्लाई नहीं हो, मतलब -15, ठीक है, बटा x² का गुणांक। x² का गुणांक कितना है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे, 1 को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर वो की वही संख्या प्राप्त हो जाती है जिसमें हम भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे कितना है -15, तो हमारे पास दोनों ये क्या है बराबर है, तो ये भी हमारे पास सत्यता की जांच हमने ठीक की है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे व तीसरे पद का क्रमशः 24 और 28 हो तो श्रेणी के 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसका दूसरा पद कितना दे रखा है 24 दे रखा है और तीसरा पद कितने दे रखा है 28 दे रखा है, और वो हमें क्या फाइंड आउट करवा रहा है,
61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे देखो एनवा पद, हमारे पास क्या देखना है, एनवा पद। देखो हमारे पास यहां पे क्या दे रखा है, एनवा पद। एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें ये देखना है कि दूसरा पद कितना दे रखा है, 24। तो हमारे पास क्या है, दूसरे पद के लिए, ठीक है, दूसरे पद के लिए देखेंगे ए, दूसरा पद मतलब एन बराबर कितना है, 2 है। अपने पास ए का ए प्लस एन की बात, एन क्या है, दूसरा पद दे रखा है, तो 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a2 मतलब दूसरा पद हमारे पास कितना दे रखा है, a2 बराबर कितना दे रखा है, 24। ठीक है, तो हमारे पास a2 की जगह हमने 24 रख दिया, बराबर का बराबर a का a। अब देखो प्लस का तो प्लस है, 2 में से 1 गया तो 1, और उसको d से गुणा करेंगे कितना जाएगा, d, जो कि हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो गई। अब इसी प्रकार जो तीसरा पद दे रखा है वो कितना है, 28। तो हमारे पास a3 बराबर कितना दे रखा है, 28। तो हमारे पास एनवा पद ज्ञात करेंगे, तो a3 बराबर a प्लस n की वैल्यू कितनी आएगी, 3 माइनस 1 और इंटू में क्या था, d। तो a3 की वैल्यू कितनी है, 28। तो हमने यहां पे पुट अप कर दिया 28, और a का a है, प्लस का प्लस है। अब देखो 3 में से 1 गया तो 2, और उसको d से मल्टीप्लाई किया तो 2d। तो हमारे पास ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे, तो हमारे पास किसका मान प्राप्त होगा, a का और d का। ठीक है, तो हम समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखो 28 समीकरण नंबर 2 देख लो, प्लस a और 2d, इसमें से समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे, तो यहां पे कितना है, 24, और ये a प्लस d, तो घटाने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये 24 किसका था, प्लस का, तो अब किसका हो गया, माइनस का। ये a किसका था, प्लस का, तो अब किसका हो गया, माइनस का। और ये प्लस का था तो किसका हो गया, माइनस का। अब देखो यहां से a से a कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि एक तो प्लस का और एक माइनस का, दोनों संख्या क्या है, सेम है। अब देखो 28 में से 24 के तो 4 बराबर, अब 2d में से 1d गया तो कितना बचा, d। तो हमारे पास d बराबर कितना आया, 4 आया। अब इसी प्रकार हम a का मान भी निकाल लेंगे, d बराबर हमारे पास 4 आया, d बराबर 4। समीकरण नंबर 1 में रखो या 2 में रखो, बात हमारे पास मान a का निकलेगा। तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं हमारे पास, तो समीकरण नंबर 1 देख लीजिए, हमारे पास 24 बराबर a प्लस डी। तो 24 बराबर a प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 आई है। अब 4 जो ये है प्लस का इधर आएगा तो किसको जाएगा, माइनस का। तो 24 माइनस 4 बराबर a। अब देखो 24 में से 4 गया तो 20, और बराबर a, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 20, मतलब प्रथम पद। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रथम पद। ठीक है, और यहां पे हमारे पास क्या आया, d, जो इसको क्या बोलेंगे, सार्व अंतर। ठीक है, अब हमसे वो सोल्व करवा रहा है कि हमारे पास 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पे 61 पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमारे पास n हमारे पास ये होगा, 61वां पद याद कर रहे हैं, तो s और ये 61, तो n बराबर यहां पे देख लेना 61 आया है बराबर। अब यहां पे n की वैल्यू भी 61 रखेंगे, बटा का 2। अब ये 2 का 2 है, a की वैल्यू, a प्रथम पद हमारे पास कितना आया, 20 आया, तो यहां पे हमने 20 रख दिया। फिर क्या है, प्लस है, फिर क्या है, ब्रैकेट n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 61वां पद याद करवा रहा है, तो n बराबर 61 और माइनस 1 इंटू डी हमारे पास सार्वंतर कितना प्राप्त हुआ था, 4, तो हमारे पास ये 4 लिख दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 61 बटा भाग नहीं जा रहा, 1 से रख देंगे। सबसे पहले 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया, 40,
प्लस का प्लस, देखो 60 61 में से एक घटा देंगे तो कितना बचेगा 60 और इंटू कितना करना पड़ेगा 4, ठीक है 61/2 है और ये कितना है 40 है प्लस, अब देखो इसको 60 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो 4 की 24 और पीछे कितना 0, तो 240 हो गया हमारे पास। अब देखो हमारे पास यहाँ पे 61/2 इंटू 40 को और 240 को जोड़ देंगे तो 280 हो जाएगा, और 280 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 1 और ये कितना 4 और ये 0, तो 140 को किससे गुणा करेंगे 61 से गुणा करेंगे, तो 140 को 61 से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा कर लेते हो ये किया जाएगा, और 6 से गुणा करने पर पहले 0 और 24 का 4 हासिल 2 6 1 2 8, ठीक है, तो 0 4 5 और 8, तो हमारे पास 61 पदों का योगफल कितना आया 8540, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन देखना है हमको, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा के कारण इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा यह ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास एक पेड़ है जो क्या तेज हवा के कारण टूट चुका है और उसका ऊपरी की जो शीर्ष है, ऊपरी शीर्ष है वो किसको छू रहा है जमीन को छू रहा है, और उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। तो हमें ज्ञात करना है कि जो जमीन से जो पेड़ टूटा है वो किस ऊंचाई से टूटा गया है ना। तो हमारे पास यहां पे सबसे पहले हमारे पास एक पेड़ था, ठीक है, उसकी मीटर कितनी थी 12 मीटर इसकी ऊंचाई थी, ठीक है। इस प्रकार टूट जाता है कि उसका जो शीर्ष है जमीन को छूने लगता है, तो ये शीर्ष है मान लो हमने यहां से वो टूट चुका था, तो ये इतना जो टूटा हुआ वो किसको छू रहा था जमीन को छू रहा था, और जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा था 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, ठीक है। तो तेज हवा से क्या है, देखिए तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा, तो हमारे पास ये जमीन से यहां टूटने के भाग को हम क्या मान लेते हैं h, ये हमसे ज्ञात भी करवा रहा है, ठीक है। और कुल टोटल इसकी ऊंचाई कितनी है 12 मीटर, ठीक है 12 मीटर हो गया। अब देखना है अपने पास, अब देखो जो हमारे पास टूटा हुआ भाग है वो कितना है, कुल टोटल तो कितना है 12 है, उसमें से ऊपरी भाग से जो नीचे भाग से टूटा है वो उसकी ऊंचाई कितनी है h, तो बचा हुआ कितना होगा 12 माइनस h, और जो ये ऊपर का भाग है जो टूट कर गिरा हुआ है वही तो अपने पास ये जमीन को छुआ है, तो इसके भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 माइनस h। अब हमारे पास यहां पे लाल बटा कक्का है जहां पे ये किसकी वैल्यू होती है साइन की, ये किसकी होगी कोस, और ये किसकी होगी टेन की, ठीक है। हमारे पास यहां पे ये कितना है h, दोनों का रेशियो बना लेते हैं, या तो इसको ऊपर लिख लो या फिर नीचे लिख लो, या फिर इसको ऊपर लिख लो या फिर नीचे लिख लो, ठीक है। अपने पास यहां पे अब दूसरा टर्म कौन सा है 12 माइनस h। अब यहां पे अपने पास ये देखना है कि h हमारे पास क्या था लंब था, और 12 माइनस h हमारे पास क्या था कर्ण था, जो कि L अपॉन के किसका फॉर्मूला होता है साइन का, तो हमारे पास यहां पे साइन था और इसके साथ थीटा लगा दिया, तो h अपॉन 12 माइनस h बराबर साइन का साइन है, और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, ठीक है। h अपॉन 12 माइनस h बराबर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 रख दिया अपन ने। अब यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबसे पहले तो क्या दो को h से गुणा कर लेते हैं, तो कितना आया 2h। अब 1 को 12 माइनस h से गुणा करने पर तो कितना आएगा 12 माइनस h, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया है। अब हमारे पास h को एक तरफ ले लेंगे और बिना h वाली संख्याओं को एक तरफ ले लेंगे। हमारे पास यहाँ पे 2h है, ये h है, इधर जाएगा तो प्लस का हो गया, और उधर क्या बचा 12। 2h को h से जोड़ा तो कितना हो गया 3h बराबर 12 हो गया,
और हमारे पास देखो h का मान ज्ञात करना है हमें, और 3 क्या है, h का मान हमें क्या ज्ञात करना है, ठीक है, h का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये 3 गुणा में तो बराबर के उधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब 12 में 3 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 4। तो हमारे पास h बराबर कितना आया, 4। तो हम कह सकते हैं कि जमीन से पेड़ के टूटने की ऊंचाई कितनी थी, 4 मीटर। तो जमीन से पेड़ के टूटने की ऊंचाई h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, h बराबर 4 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए पढ़िए, एक ही आधार कौन सा दे रखा है, बीसी पर 2 त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डीबीसी बने हुए हैं। यदि एडी व बीसी परस्पर ओ केंद्र पर प्रतिच्छेदित करे तो त्रिभुज एबीसी बटा त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल एओ अपॉन डीओ होना चाहिए। और ये हमें क्या है, प्रूव करवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे देखना है कि एक ही आधार बीसी से कितने त्रिभुज बनने चाहिए, 2 त्रिभुज, उनके नाम त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी। तो बनाते हैं। हमारे पास एक ये लाइन है, ये हमारे पास ट्रेपेजोइडल सेक्शन है, ट्रेपेजोइडल सेक्शन बनाया। ठीक है, इससे हमको क्या है, 2 त्रिभुज बनाने, तो ये हमने 2 त्रिभुज बना दिया। अब देखो इसके कारण, इस लाइन के कारण हमारे पास एक ट्रेपेजोइडल सेक्शन क्या है, 2 ट्राइंगल्स में बट गया। तो हम इसको क्या मान सकते हैं, आधार मान सकते हैं, तो इसको बी मान लिया। ठीक है, देखिए हमारे पास एक ट्रेपेजोइडल सेक्शन है और इसको हम देखो 2 भागों में डिवाइडेड करेंगे तब हमारे पास ट्राइंगल बनेगा। तो हमने इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास ये ट्रेपेजोइडल सेक्शन था, ये इस लाइन की वजह से 2 ट्राइंगल्स में बट गया। तो इसको हम क्या है, आधार मान लेते हैं, एक ही आधार मान लेते हैं। तो इसको क्या नाम दे दिया, बी, और इसको क्या दे दिया, सी। तो हमारे पास एक तो ये त्रिभुज बन गया और एक दूसरा ये त्रिभुज बन गया। फर्स्ट वाले त्रिभुज की बात कर रहा था वो त्रिभुज एबीसी, तो हमारे पास बीसी तो हमको पता है और इसको क्या मान लेंगे, शीर्ष को ए मान लिया। दूसरा त्रिभुज बोल रहा है वो डीबीसी, तो हमारे पास बी पता है, सी पता है, तो इस शीर्ष को क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि एडी व बीसी परस्पर किस पर प्रतिच्छेद करता है, केंद्र ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमारे पास बीसी तो यह है और एडी को मिलाने पर हमारे पास यहां पे ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, जहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है वहां पे ओ बिंदु हमने मान लिया। तो हमारे पास ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दिया, सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है अपने पास, बी, एक आधार दिया गया है, एक ही आधार बीसी से बने 2 त्रिभुज। कौन कौन से त्रिभुज, ए बी सी व त्रिभुज डी बी सी। ठीक है, हमारे पास ये 2 त्रिभुज दिए गए थे। सिद्ध में क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, और हमारे पास यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शंस करना है, अपन को क्या करनी है, रचना करनी है। तो हमारे पास रचना करते हैं। देखो हमने शीर्ष ए से क्या हम कुछ लंब डाल रहे हैं, किस पर, बीसी रेखा पर, तो हमने ए, इसको नाम दे दिया, ई दे दिया। और हम डी बिंदु से, मतलब डी शीर्ष से बीसी पर क्या डाल रहे हैं, एक और लंब डाल रहे हैं, तो इसको हमने एफ नाम दे दिया। तो यहां पे हमारे पास 2 ट्राइंगल्स और आ जाते हैं। तो हमारे पास यहां पे हम लिखेंगे कि शीर्ष ए से बीसी पर एई तथा शीर्ष डी से बीसी पर कौन सा लंब डाला, डीएफ लंब
डाला। ठीक है, ये हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना है, रचना में। तो हमारे पास देखो बीसी पर हमने बिंदु ए से एक लंब डाला जिसका नाम हमने ए दिया, और बिंदु डी से बीसी रेखा पर एक डीएफ एक लंब डाला। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे दो त्रिभुज बनते हैं। कौन कौन से? एक तो त्रिभुज ए ई ओ, त्रिभुज ए ई ओ, तथा त्रिभुज एक कौन सा बना? डी ई ओ, डी एफ ओ बन गया। ठीक है, हमारे पास अब इन दोनों त्रिभुजों से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास डायग्राम था, यहां पे बना लेते हैं। ये था अपने पास डायग्राम, ओ बिंदु था, ये ए था, बी सी और ये डी था। यहां पे हमने एक लंब डाला था जो कि ई नाम दिया, और यहां से एक लंब डाला था, उसका नाम आया अपने पास एफ। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे दो त्रिभुज बने थे। तो त्रिभुज ए ई ओ तथा त्रिभुज डी एफ ओ से। ठीक है, यहां पे हमारे पास ये देखना है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो इन दोनों में हमें 90 डिग्री का कोण सेम है। तो यहां पे ई कोण ई और कोण एफ क्या है? दोनों सेम है। तो कोण ए ई ओ, अब हम मैं कोण की बात कर रहा हूं तो सिर्फ क्या ई वाला, ये किसके बराबर होगा? कोण डी एफ ओ, मतलब किसके बराबर होगा? एफ के बराबर। ठीक है, किस कारण हुआ? समकोण। किसके? ये दोनों बराबर किसके कारण है? कि दोनों कोण क्या है? समकोण है, 90 डिग्री के। अब हमें और देखना है, यहां पे देखो कि ये वाला ओ बिंदु पर क्या है? शीर्षभूमिकी कोण बना रहा है बिंदु ओ। तो हमें पास ए ओ ई में किस कोण की बात कर रहा हूं? ओ कोण की, क्योंकि ओ कोण पर क्या है? शीर्षभूमिकी कोण बन रहा है। दोनों एक ही मुख के कोण है, बराबर किसके बराबर होगा? इस वाले ट्रायंगल में डी ओ एफ के बराबर होगा। किस कोण की बात कर रहा हूं? ओ कोण की। तो ये किसके कारण हुए? शीर्षभूमिकी कोण के कारण, कोण के कारण। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे ये भी एंगल था और ये भी एंगल था। तो ए एंगल एंगल समरूप गुणधर्म से क्या है? ये दोनों क्या है? दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। समरूपता गुणधर्म से। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो दोनों ट्रायंगल कौन सा? त्रिभुज ए ई ओ किसके समरूप होगा? त्रिभुज डी एफ ओ के समरूप हो गया। ठीक है, अब हमारे पास अब किससे चलेंगे? त्रिभुज ए बी सी से। अब त्रिभुज एबीसी में यह देखना है कि ट्रायंगल का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार होता है। अब त्रिभुज ए बी और सी, तो इसमें हमारे पास आधार क्या होगा? बीसी। तो ये बीसी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसका हम। तो ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, जो कि आधार कितना है हमारे पास? बीसी, इंटू ऊंचाई होती है। ऊंचाई क्या है? ए, ये ए। ठीक है, ए ई, तो ये क्या हो गया अपने पास? 1/2 इंटू बीसी इंटू ए। अब हमारे पास त्रिभुज दूसरा कौन सा है? बी सी डी, या फिर त्रिभुज डी बी सी बोल लिया हमारे पास का क्षेत्रफल। ये भी क्या होगा? 1/2। अब इसमें भी आधार क्या होगा? आधार तो भाई सेम रहेगा, बी सी। और ऊंचाई क्या है हमारे पास यहां पे? डी एफ। तो हमारे पास ये हो गया डी एफ। ठीक है, यहां पे देखना है हमें कि जो दोनों त्रिभुज ए ई ओ और त्रिभुज डी एफ ओ क्या दोनों समरूप है? तो इसके अनुपातिकता के नियम से क्या होगा? ये ए ही है जो किसके अनुपात में होगा? डी एफ के। तो ये ए ई किसके समानुपातिक में होगा? डी एफ के समानुपातिक में होगा, बराबर। ठीक है, ये ए हो है क्या? ए ओ, ए ओ किसके समानुपात में होगा? डी ओ के समानुपात में। तो यहां पे हमारे पास क्या गया? डी ओ।
तो हमने इसको क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1। ठीक है, हमारे पास और त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल कितना है, 1/2 इंटू बीसी इंटू डीएफ। अब हमारे पास जो प्रूफ को रहा था वो जो क्या था, हमारे पास ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज, हमारे पास ट्राइंगल डीबीसी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, देखो ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बीसी इंटू एई, और अपने पास ट्राइंगल, यहां पे देखो ट्राइंगल डीबीसी का क्षेत्रफल कितना है, 1/2 बीसी इंटू डीएफ। ठीक है, यहां से 1/2 से 1/2 कैंसिल, बीसी से बीसी कैंसिल, बचा क्या यहां पे अपने पास ए ई अपॉन डीएफ। तो हमारे पास इसका मान कितना था, समीकरण नंबर 1 से, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से ए अपॉन डीएफ किसके बराबर है, एओ अपॉन डीओ के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल बटा ट्राइंगल डीबीसी का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, देखो ए अपॉन डीएफ है तो इसका वैल्यू किसके बराबर है, एओ अपॉन डीओ। इसी प्रकार ये हमारे पास ये क्या करवा रहा था, सिद्ध करवा रहा था। ये क्या होगा, इति सिद्धम, हेंस प्रूव। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। दी गई आकृति में एक चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी, उसमें ए बी बराबर ए सी बराबर ए डी दे रखा है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमारे पास सिद्ध करना है त्रिभुज, हमारे पास ये दे रखा है, सिद्ध करना है कोण बी ए डी बराबर क्या होना चाहिए, 2 ब्रैकेट कोण बी डी सी प्लस कोण सी बी डी। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक वर्त दिया गया है, उसमें एक त्रिभुज, एक चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी। ठीक है, तो हमारे पास एक ये दे रखा है, तो हम यहां देखते हैं कि दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बी बराबर ए सी बराबर ए डी दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है, कोण बी ए डी बराबर 2 ब्रैकेट कोण बी डी सी प्लस कोण सी बी डी, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब हमारे पास यहां पे रचना करनी पड़ेगी कि इन दोनों को क्या है, मिलाना पड़ेगा। तो यहां पे देखते हैं रचना। ठीक है, रचना में हमने क्या किया, बी को डी से मिलाया। ठीक है, बी को किससे मिला दिया हमने, बी को डी से मिला दिया। अब हमारे पास क्या होता है कि यहां पे देखना है कि जो ये बी और ये सी है, इसका चाप है, इससे केंद्र से जो ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा बन रहा है, बी सी ए। क्या बन रहा है, बी सी ए बन रहा है ना भाई, बी ए और सी किससे बन रहा है, बी सी। तो हमारे पास एक क्या हो गया, चाप हो गया, और उसके केंद्र से क्या है, बिंदु क्या है, ए। तो तीनों से क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। तो हमारे पास यहां पे देखेंगे चाप बीसी से केंद्र ए पर ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, त्रिभुज एबीसी बन रहा है। ठीक है, ए पर तो हमारे पास यहां क्या बना, देखिए हमारे पास यहां पे क्या बना, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बना है। देखो कोण बी ए सी बना हुआ है, जो हमारे पास देखो, अगर हमारे पास यहां पे ये कोण बना हुआ है बी ए सी, ये बना हुआ है, तो ये दोनों क्या है, ये तो हमारे पास ये चाप था। ठीक है, बी सी ये हमारे पास चाप के और केंद्र ए के कारण कोण ए पर क्या है, जो कोण बना हुआ है तीनों से, कौन कौन से, बी ए सी। तो ये किसके 2 गुना होता है, इस आधे के 2 गुना होता है, कौन से, त्रिभुज बी
सी और डी के लिए। तो हमारे पास ये किसके बराबर होगा, बी डी सी के 2 गुना के बराबर होगा। और इसी प्रकार हमारे पास क्या है, ये डीसी, ये भी तो एक क्या है, चाप है अपने पास, किससे, सी डी मान लो या डीसी बोलो, से केंद्र ए के कारण यहां पे भी हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, कोण ए, ये वाला, ठीक है। तो त्रिभुज सी ए डी ये भी हमारे पास किसके बराबर होगा, इसके सी बी और डी के, इसके आधे के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे कोण सी बी डी के बराबर गया, क्योंकि कोण सी बी डी ये एक परमेय है जो अपने पास, तो ये इसके 2 गुना के बराबर होता है। अब इसको हमने समीकरण नंबर 1 दिया था और इसको समीकरण नंबर 2 बोल दिया। अब समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण नंबर 1 का LHS पार्ट कौन सा है, कोण BAC, और ये दूसरा वाला समीकरण नंबर 2 में कोण CAD, दोनों को जोड़ेंगे। अब इनके बीच में क्या है, बराबर है। अब देखो इधर वाला पार्ट कौन सा है, 2 कोण BDC प्लस, अब इसमें वाला कौन सा है समीकरण नंबर 2 में, 2 कोण CBD, ठीक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो यहां पे एंगल सेम है, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास BAD, कौन से कोण की बात कर रहे हैं हम, ए कोण की। तो हमारे पास ये कोण क्या हो जाएगा, ये, तो इससे हमारे पास A B और D बोल सकते हैं। तो हमारे पास इसको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, कोण BAD आ गया। अब बराबर का बराबर है। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से 2 कॉमन लिया क्या बचा, कोण BDC बचा, फिर क्या है प्लस, अब इसमें से भी 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, कोण CBD। यही हमें क्या करवा रहा था, सिद्ध करना था, ठीक है। हमारे पास एक परमेय होती है जो क्या है कि चाप होता है और केंद्र से बनने वाला जो कोण होता है, ठीक है, वो उसके आधे के बराबर होता है, किसके, उसके आधे के बराबर होता है। वही परमेय हमने यहां पे लगाई है और इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर हमारे पास ये क्या है, सिद्ध होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है और हम कल अगले क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।